इस वक्त खबर आ रही है कि तन्मय घोष बीजेपी के चुनाव एजेंट हैं, उन पर हमला हुआ है। वेस्ट मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर बीजेपी के चुनाव एजेंट पर हमले का आरोप बीजेपी ने लगाया है। केशपुर के बीजेपी चुनाव एजेंट हैं तन्मय घोष, वो घायल हो गए। आपको बता दें, हमारे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू अब से कुछ देर पहले आपको जानकारी दे रहे थे कि केशपुर से खबर आ रही है उनके पास, वहां बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपस में झड़प हुई है। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आई हैं, गाड़ी की तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। पहले चरण में आपने देखा था शुभेंदु अधिकारी के भाई, वो भी पोलिंग एजेंट थे, उनकी गाड़ी पर हमला किया गया था और तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया गया था। आज केशपुर में बीजेपी के चुनाव एजेंट हैं तन्मय घोष, उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया है और उनका आरोप है कि पुलिस ने शिकायत ही दर्ज नहीं की, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। वेस्ट मिदनापुर की ये तस्वीरें आ रही है केशपुर की, जहां से बताया जा रहा है कि बीजेपी चुनाव एजेंट है तन्मय घोष, उन पर हमला किया गया, उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया और साथ ही उनका आरोप पुलिस पर भी है कि पुलिस उनकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। साथ साथ प्रकाश जावड़ेकर ने जो बात कही ममता बनर्जी की चिट्ठी पर, प्रभु जी उस पर आपका एक कमेंट जल्दी से। देखो, आप तो पहला सवाल है कि उसने चिट्ठी क्यों लिखी, दोनों जुड़े हुए हैं सवाल, क्योंकि रिएक्शन तो आना ही था प्रकाश जावड़ेकर का। आप देखिए, ममता बनर्जी 2019 का जब 2016 में चुनाव जीती तो एक माहौल बना था कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वो हैं। अपने इश्यू को बड़ा करना, क्योंकि वेस्ट बंगाल केवल ममता बनर्जी के लिए चुनाव का विषय नहीं है, ये सारे देश के लिए सेट करेगा कि देश के अंदर आगे की राजनीति कैसे होने वाली है। तो ममता जो है अपना स्टेक पूरा ऊपर कर रही हैं, सारी पार्टी को अपील करके कि डेमोक्रेसी खतरे में है। यहाँ के भद्र लोग जो हैं, इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं, वो इस बात को समझें और सारे देश के अंदर एक प्रचार हो कि यहाँ पर जो अटैक हो रहा है, बाहर के लोग आकर के यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी इशू को लोकल इशू से उठा करके राष्ट्रीय नेता पर ले जा रही हैं कि ये चुनाव केवल टीएमसी और बीजेपी के बीच में नहीं है, ये चुनाव डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के बीच में जैसा उनका चार्ज लगता है। तो बाकी नेताओं को, क्योंकि काफी विरोधी नेता वहां जा नहीं सके, शरद पवार को जाना था, वो बीमार हो गए, तो बाकी बड़े नेता गए भी हैं, शायद उनको इतना प्रोमिनेंस नहीं मिली जितनी उनको मिलनी एक्सपेक्ट करते थे। तो मेरे को लगता है कि वहां पर केवल ममता ही एक प्रचारक कर रही है सारे इलेक्शन का, जबकि बीजेपी की तरफ से आप देखते होंगे कि 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, परंतु तृणमूल के पास एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है ममता बनर्जी। वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ममता बनर्जी के नाम से वोट मांगे जा रहे हैं। इसलिए ममता बनर्जी अपने आप को एक दूसरे लेवल पर ले गई हैं चिट्ठी लिख करके कि मैं सारे देश के बारे में ज्यादा चिंतित हूं कि मेरा हारना नहीं होगा, बल्कि डेमोक्रेसी की डिफीट होगी। और प्रकाश जावड़ेकर कहना जरूर है कि वो इसलिए लिख रही है क्योंकि वो हार रही हैं। ये कोई जवाब वैसे लॉजिकली तो जवाब नहीं बनता है, उनका बनता है कि डेमोक्रेसी अगर खतरे में है तो उसका जवाब दीजिए। परंतु ममता बनर्जी का जो स्टेप जो है, ये एक नेशनल, अगर इस तरह की खबर नहीं बनाती तो नेशनल लेवल के अंदर शायद कवरेज उनको क्या ये आने वाले दिनों के लिए इस तरह के संकेत के तौर पर नहीं देखा जाएगा कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस और लेफ्ट भले मिलकर चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन अगर नौबत आ जाती है 2 मई के नतीजों में तो ये 7 का न्योता अभी से हो जाए? 2 मई के बाद अगर हंग असेंबली बनती है तो आप जो कह रहे हैं वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो तो एक बन सकती है, पर हंग असेंबली के बारे में भी इम्प्लीकेशंस हैं। परंतु मैं जो कह रहा हूं कि उसके बाद को हटाना कि बाद में हम इकट्ठे हो सकते हैं 2 मई की, उसमें लिखा लेटर के अंदर कि लेट अस सिट आफ्टर 2 मई व्हाट टू डू। इट कैन बी कि हम सब मिलकर के बैठे कि आगे की लड़ाई क्या करनी है, अगर जीत जाते तब क्या करना है, एक यूनाइटेड फ्रंट बनना है कि नहीं बनना है जिसके खिलाफ है। तो ममता बनर्जी ने अपने ऑप्शन खोल दिए हैं, परंतु एक लेवल से उठा करके ले जाना चुनाव को कि ये राज्य का चुनाव नहीं है, देश का फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में चुनाव है। इस लड़ाई को बड़ी हाई लेवल पर लेकर करके जा रही हैं। इसलिए क्योंकि वहां मोदी जी हैं, अमित शाह जी रोज पहुंच जाते हैं, जट्टा पहुंच जाते हैं, वहां केवल ममता बनर्जी है, तो चीफ मिनिस्टर वर्सेज रेस्ट ऑफ द कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर के बीच में उन्होंने इश्यू को थोड़ा बड़ा कर दिया है। एक बात है, इलेक्शन मूवमेंट के अंदर आपने टॉकिंग पॉइंट्स देने हैं जनता के बारे में। अगर वो इस इश्यू को नहीं उठाती, शायद जितने लोगों ने डिस्कस किया नेशनल मीडिया के अंदर फ्रंट पेज पे स्टोरी बनी है, शायद नहीं बनती। हेडलाइन ग्रैबिंग भी तो होनी चाहिए ना, ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि हेडलाइन ग्रैबिंग किस तरह करनी है कि नेशनल इश्यू को उठाइए, छोटे इश्यू को मत उठाइए। वायलेंस एक नई बात है कि पहले 30 में चुनाव हुआ, ज्यादा कुछ वायलेंस नहीं हुई, जो पहले जमाने में अगर लेकर के चले, पहले जितनी वायलेंस होती थी पिछली 30 सीटों में उतना नहीं हुआ। और आज भी अभी तक जो लग रहा है कि केवल मैं एक हैरान इस बात का हूं कि बीजेपी के लोगों की पिटाई हो रही है,
जैसा आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, वहाँ पर BSF है, CRPF है, ITBP है, और ड्यूरिंग द इलेक्शन पुलिस केवल इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करती है, उनके ऑब्जर्वर को रिपोर्ट करती है। पुलिस वहाँ एक्शन क्यों नहीं ली? इलेक्शन कमीशन में पहले से कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त लगता है कि चुपचाप बैठा रहता है कि होते हैं तो जो होता है। एकदम इंस्टेंट रिएक्शन होना चाहिए अगर चुनाव से। कुछ दिनों में कुछ अधिकारियों के तबादले और हुए हैं बीच चुनाव में। क्या वो चुनाव आयोग की तरफ से ये संकेत देने की कोशिश थी कि हां, अधिकारियों पर नजर है, अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो हम उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं? संजय जी हमारे साथ आ रहे हैं CSDS वाले, उनसे भी अभी इस पर बात करेंगे। उसके पहले तस्वीरें दो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, केशपुर, पश्चिम मिदनापुर, जहां तन्मय घोष बीजेपी के चुनाव एजेंट, उन पर हमला हुआ है। उनका आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और पुलिस उनकी सुनवाई तक नहीं कर रही है। और दूसरी तरफ देवरा की तस्वीर है पश्चिम मिदनापुर में, जहां बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। तृणमूल का आरोप कि बीजेपी के लोग पैसा बांट रहे थे चुनाव में।